नमस्कार। मैं रोशन बोल रहा हूँ और आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो हमारे राजनीति को लेकर है। बड़ी देश में बड़ी ज़बरदस्त राजनीति चल रही है। 2024 की तैयारियां हैं और उसमें महाराष्ट्र में शरद पवार जो अपने आप को राजनीतिक चाणक्य कहते थे और उन्होंने पार्टी बनाई बिगाड़ी, कई पार्टियां, खुद अपनी पार्टी और कांग्रेस में तोड़फोड़ की और महाराष्ट्र के वो एक छत्र नेता हैं, लेकिन आज वो अपने परिवार से ही हार गए हैं। उनके भतीजे, उनके भाई के पुत्र अजित पवार ने उनकी पार्टी हड़प ली है और आज उन्होंने खुद अपने आप को अध्यक्ष बना दिया और उन्होंने शरद पवार को ही पार्टी से निकाल दिया। तो आज चूँकि ये बड़ा घटनाक्रम है और इस घटनाक्रम को सीधे सीधे जो मतलब है वो 2024 के चुनाव को लेकर है। और 2024 में चूँकि प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि विपक्ष एक रहे और जितने लोगों को तोड़ के ला सकते हो उसको बीजेपी या एनडीए में लेके आओ, ताकि विपक्ष कहीं 100 सीटें भी न जीत पाए और बीजेपी की एक तरफा जीत हो। तो उसके लिए रणनीतिक चाल हो रही है, सब चीज़ें बिछाई जा रही हैं, शतरंज की चालें चली जा रही है। तो एक तो महाराष्ट्र में उन्होंने एनसीपी को तोड़ा जो विपक्ष को एकजुट कर रहे थे, और दूसरा बिहार में बहुत ज़बरदस्त ऑपरेशन चल रहा है। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, इन पर दोबारा फ्रेश मुकदमे दर्ज हुए हैं और जो पुराने मुकदमे हैं उन पर चार्जशीट सबमिट हुई है। तो बेसिकली उनके पास भी यही संदेश है कि एनडीए में आ जाओ तो ये सब मुकदमे ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा जैसा हो रहा है। तो अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसमें जो कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी तो उस कानूनी लड़ाई में कौन पार्टी का असली हकदार होगा, मालिक होगा। तो जो जब तक ये सरकार है तब तक तो इसमें कोई फैसला आने से रहा। शिवसेना का हाल आपने देख ही लिया, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद कुछ नहीं हुआ और शिवसेना का जो धड़ा है वो मोदी जी के साथ है, तो इसलिए इनको कुछ नहीं मिलने वाला इसमें। आज अगर हम संख्या बल देखें तो 18 एमएलए शरद पवार के साथ हैं और 32 अजित पवार के साथ हैं, और इसलिए बहुमत के आधार पर अजित पवार अब तकनीकी तौर पर वो एनसीपी के मालिक हो गए। और आज अजित पवार ने कहा कि अब आप 83 साल के हो गए, अब आपको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, अब आगे सत्ता आगे सौंपिए। और फिर उनके बेटी सुप्रिया सुले, जिनके चक्कर में ये पार्टी टूटी है, उन्होंने कहा कि फारूक साहब तो 90 साल के हैं और फारूक साहब ने ही कहा है शरद यादव को कि आप जब तक स्वस्थ हैं तब तक पार्टी चलाते रहिए। तो इस तरह से मामला, अब ये जो परिवार की लड़ाई है इस सरफेस पर आ गई है। भतीजे ने पार्टी तोड़ दी है और उनके जो करीबी मित्र हैं प्रफुल्ल पटेल, वो भी बगावत में शामिल हो गए और ऐसी चर्चा है कि अब जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उनको जगह दी जाएगी। मित्रों, दूसरी जो बड़ी खबर है, मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार हो रहा है और ये विस्तार बड़े पैमाने पर हो रहा है। शायद जो अभी तक की खबर है कि प्रधानमंत्री 7 और 8 तारीख को दिल्ली से बाहर है, तो उसके बाद ये मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और इस मंत्रिमंडल में बड़े बड़े मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह, जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल कानून मंत्री हैं, और किरण रिजिजू जो इसमें अर्थ साइंसेस मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये क्या इनकी छुट्टी हो सकती है, इसके लिए बड़ी चर्चा है। और एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज में एक व्यवस्था हमने देखी है कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो उससे पहले कुछ लोगों को बदला जाता है, जैसे प्रदेश अध्यक्ष या पार्टी के और पदाधिकारी या किसी को राज्यपाल बनाया जाता है। उसके बाद फिर पार्टी अध्यक्ष
उन मंत्रियों को बुलाते हैं जिनको हटाना होता है, उनको संदेश देते हैं और फिर उनके इस्तीफे होते हैं और उसके बाद फिर मंत्रिमंडल विस्तार होता है। तो अभी तो 3 दिनों से एक घटनाक्रम चल रहा है। पहले प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिपरिषद की बैठक ली, फिर उन्होंने बीजेपी ने 4 प्रदेश अध्यक्ष बनाए, जिसमें जी किशन रेड्डी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको हैदराबाद भेज दिया। और आज कैबिनेट की मीटिंग थी तो वो कैबिनेट की मीटिंग में भी शामिल नहीं हुए और सीधा उन्होंने हैदराबाद जाके अपना काम संभाल लिया। और उसके बाद आज जगत प्रकाश नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने 5-6 मंत्रियों से मुलाकात की और फिर हालांकि बीजेपी कह रही है कि ये संगठनात्मक बैठक है और उसमें चुनाव की तैयारियों को लेकर मंत्रियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। ये बिल्कुल ये हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारी जानकारी के मुताबिक जो भी बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, उन सब की जिम्मेदारी लगाई जाएगी। वो चुनाव में लड़ना ही लड़ना है, क्योंकि 2024 में आपको जीतना है। अब 24 ऐसा नहीं हो सकता कि आप तो सिर्फ मलाई खाओ, मंत्रालय में बैठे रहो और धक्के दूसरे लोग खाएं, संगठन के लोग पसीना बहाकर पार्टी बनाएं और फिर मंत्री बनने के लिए आप लोग आ जाओ। तो इसलिए इस बार है कि सब लोग चुनाव में जाएंगे, उनको कोई ना कोई ड्यूटी होगी, किसी प्रदेश के इंचार्ज होंगे, चुनाव प्रभारी होंगे, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष होंगे, इस तरह की चीज़ें होंगी। तो आज इस बात का संकेत भी दिया और निर्मला सीतारमण का आना भूपेंद्र यादव का तो समझ में आता है, क्योंकि भूपेंद्र यादव संगठन के व्यक्ति हैं और उन्होंने कई चुनाव जिताए हैं पार्टी को, तो उनका भाजपा संगठन में आना स्वाभाविक सी बात है अगर उनको वापस बुलाया जाता है। गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान भेजने की बात चल रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें प्रस्तुत किया जा उनको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि जो वसुंधरा राजे सिंधिया है उनके चांसेस कम लग रहे हैं। और जो कैलाश मेघवाल हैं, जो अर्जुन राम मेघवाल, उनको भी कोई जिम्मेदारी दी जाएगी। जरूरी नहीं कि वो मंत्री ही रहें, या मंत्री रहते हुए भी उनको राजस्थान की जिम्मेदारी दी जा सकती है। और किरण रिजिजू, चूँकि अभी प्रधानमंत्री ने उनको भी कानून मंत्रालय से हटाया है, तो वो बड़े नाराज से चल रहे हैं। वो मंत्रालय में भी नहीं आते हैं, पब्लिक में नहीं आ रहे हैं, आजकल उनके ट्वीट भी नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए ऐसा लगता है कि वो उनकी छुट्टी होगी और उनकी जगह नॉर्थ ईस्ट से किसी और को, क्या एक ही लीडर है इनके पास नॉर्थ ईस्ट में, तापिर गाव जो अरुणाचल के ही सांसद हैं, उसके अलावा जो पूर्वोत्तर के और सांसद हैं, उनमें से क्या पता किसको मंत्री बनाया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री को इसमें मैसेज देना है। तो 7 तारीख हम लोग 9 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद 9 तारीख तक कुछ इसमें फेरबदल हो सकता है। हालांकि अभी इंडिकेशन साफ नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा इंडिकेशन मिल रहे हैं। मित्रों, एक इंटरेस्टिंग अच्छी खबर आई है कि सहायक प्रोफेसर के लिए पीएचडी होना जरूरी नहीं है। यूजीसी ने आज एक रेगुलेशन निकाला है और कहा है कि नेट, एनआईटी और एसएलईटी